Hello students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। तो बच्चों आज कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट क्लास +2 और आज वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और कंपैरेटिवली बाकी चैप्टर्स के ये चैप्टर आपको करने में थोड़ा मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान होता है और ये चैप्टर भी आपको कहीं ना कहीं चार्जेस के आसपास ही घुमाएगा बट थोड़ा अलग तरीके से। तो बच्चों अगर आप इस चैनल पर अभी नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर बहुत से लेक्चर्स पहले भी अपलोड हो चुके हैं, मोर देन 100 लेक्चर्स जेईई मेन सीबीएसई नीट के रिगार्डिंग में डाल चुका हूँ +1 +2 के। और अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हो, अच्छी थ्योरी, अच्छे कंसेप्ट और अच्छे न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट से एक बार गो थ्रू हो जाओ। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का जो चैप्टर है बच्चों उसका जो नाम है वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एक्चुअली में पूरी यूनिट है ये, चैप्टर ना बोलकर मैं बोल रहा हूँ, पूरी यूनिट है ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखो ये पूरी यूनिट में 2 चैप्टर मिलेंगे आपको। पहला चैप्टर जो होगा दैट इज रिलेटेड टू बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया गया था ये वाला और आपको तब कई सारी चीज़ें बताई गई थी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, मोटर, जनरेटर। आपको याद होगा जहाँ पर आपने ये भी प्रूव किया था कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। ठीक है, इस चैप्टर को वहीं से उठाएंगे, वो मतलब बेस था आपका, उससे एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। और जो उसका सेकेंड यूनिट होगा मैग्नेटिज्म, यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेनली अर्थ मैग्नेटिज्म और प्योर मैग्नेट्स के बारे में, राइट। अर्थ मैग्नेटिज्म प्लस मैग्नेट्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, ये कुछ रहेगा। तो यानी कि इस पूरी यूनिट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक ओरिजिनल मैग्नेट्स, ओरिजिनल मैग्नेट का मतलब ये हो गया कि जहां पर आपने सिर्फ मैग्नेट से रिलेटेड बातें पढ़नी है। अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, राइट। और एक चैप्टर जहां पर आपने करंट से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम ये टॉपिक उठाएंगे, ये वाला चैप्टर उठाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो उसका नेचर कैसा है, राइट। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी कि मैग्नेटिज्म 2 तरह से हम पढ़ सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक करंट से बनने वाला, वो मैं बताऊंगा कि कैसे करंट से मैग्नेट बना, और एक जो मैग्नेट से नेचुरली बनता ही बनता है। क्लियर बच्चों? तो जल्दी से एक हेडिंग दो, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज का लेक्चर शुरू करते हैं अब मेन कंटेंट से। हमने सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि एक्चुअल में मैग्नेट वर्ड आया कहाँ से और मैग्नेट है क्या। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री को रिकॉल करते हैं। मैग्नेट की हिस्ट्री क्या है? आज से बहुत साल पहले की बात है, ग्रीस में एक मैग्नीसिया सिटी है जहाँ पर एक पर्सन था जिसका नाम था मैग्नेस। मैग्नेस भेड़ बकरियाँ चराया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो भेड़ बकरियाँ चरा रहा था, अचानक उसने ये नोटिस किया कि उसका जो शूज़ है, जिसका जो बॉटम पार्ट था वो एक आयरन का बना हुआ था, शूज़ किसी पत्थर में फंस गया और वो पत्थर से जैसे ही शूज़ को निकालने की कोशिश कर रहा है तो वो पत्थर से चिपका हुआ, तो उसको काफ़ी फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो उसको ना वहाँ पर ऐसा लगा कि यहाँ पर शायद कोई भूत प्रेत है जिसकी वजह से उसका पैर ज़मीन पर धंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो छोड़कर अपना जूता वहीं से भाग गया। फिर वो गाँव वालों को लेकर आया, तब ऐसा पाया गया कि वो जो पत्थर था जिसमें उसका पैर फंसा था, वो पत्थर बहुत ही ज़्यादा मैजिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहा था। वो कुछ ऐसे देखने को मिला कि जैसे पत्थर वो घर लेकर आया, जितने भी आयरन, निकेल, कोबाल्ट या जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, उन सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, राइट। शीशे पर रखा उसने तो शीशा अट्रैक्ट नहीं हुआ, पत्थर कोई नॉर्मल जो स्टोन है उससे जब टच किया तो अट्रैक्ट नहीं हुआ, राइट। ह्यूमन बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। तो उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो पत्थर है इसमें कुछ खास बात है। ये पत्थर सभी आयरन पीसीज को, स्पेशली लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्योंकि उस पर्सन का नाम था मैग्नेस, सिटी थी मैग्नीसिया, उन मैजिक स्टोन्स को नाम दिया गया मैग्नेट, जिसको फर्दर हमने केमिकली जब समझा तो ऐसा पाया कि एक मैग्नेट और कुछ भी नहीं है, एक आयरन और है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है इसका? Fe3O4, फेरस आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, Fe3 फेरस का ऑक्साइड है ये। अब इसके पास एक प्रॉपर्टी है कि ये अट्रैक्ट कर सकता है आयरन, निकल, कोबाल्ट,
इन सब्सटेंसेस को। क्लियर है? अच्छा, तो ये कहानी मैं बता चुका हूं कि मैग्नीशिया में डिस्कवर हुआ ग्रीस में, राइट, और पर्सन का नाम था मैग्नेस, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मैग्नेट, वरना वो उसको क्या बोलता था, ये मैजिकल स्टोन है। क्लियर? हाँ, इसका एक नाम और भी है, Fe3O4 का लोड स्टोन भी बोलते हैं इसको। क्लियर? तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हालांकि इस चैप्टर से इसका कोई लिंक नहीं है, इसको मैं अगले चैप्टर में दोबारा बताऊंगा, लेकिन अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ना चाहते हो तो मैग्नेट का थोड़ा सा मुझे आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, मैग्नेट तीन तरह का हो सकता है बच्चों। एक ऐसा मैग्नेट जिसको आपने अर्थ से निकाला, बिल्कुल पत्थर जैसा, ठीक है, इस तरह की उसकी शेप होगी बिल्कुल ऐसी। अब बायो वाले बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपने अमीबा बना दिया, अमीबा दिखते हैं ऐसे। नहीं, मैग्नेट भी बिल्कुल पत्थर जैसा होता है, किसी भी शेप का हो सकता है। आपको अमीबा नजर आ रहा होगा इन पत्थरों में, लेकिन ये मैग्नेट, ये वो पत्थर के टुकड़े ये जो आप अर्थ की क्रस्ट से निकाल रहे हो। अब इन पत्थर के टुकड़ों में क्या प्रॉपर्टी है कि ये आयरन की नीडल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। अच्छा, तो नेचुरल मैग्नेट क्या हुए जिनको एज इट इज आपने अर्थ से निकाला, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं की आपने, पत्थर जैसे टुकड़े हैं, ठीक है, जैसे कि आम पत्थर होते हैं ब्राउन कलर के, वैसे वैसा आपको क्या मैग्नेट नजर आ रहे हैं। उसके बाद जब आप कई बार देखते हो, आप मार्केट से ना जो मैग्नेट लेकर आते हो, कोई मैग्नेट ऐसे सिलेंड्रिकल होते हैं, और आपने ऐसे मैग्नेट भी देखे होंगे जो हॉर्सशू टाइप होते हैं इस तरह के, आपने इस तरह के मैग्नेट भी देखे होंगे जो क्यूबॉइडल टाइप होते हैं इस तरह से, बिल्कुल राइट। तो एक मैग्नेट को आप डिजायर शेप दे सकते हो, बस आपको क्या करना है, इस नेचुरल मैग्नेट में थोड़ा सा स्टील, एल्निको या इंप्योरिटीज मिक्स करनी है, क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसको डिजायर शेप देना बहुत मुश्किल होता है, जैसी कोशिश करोगे टूट जाएगा। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में क्या क्या कैटेगरी आ जाएगी आपके पास, एक बार मैग्नेट, एक हॉर्सशू मैग्नेट, इवन तक कि एक मैग्नेटिक नीडल। तो अगर आपको नेचुरल मैग्नेट में इंप्योरिटीज ऐड करनी है तो इसका मतलब आप उस मैग्नेट को आर्टिफिशियल कर रहे हो, और आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अलग अलग शेप के मैग्नेट्स आपको जो मिलते हैं, जैसे कि आप फन के लिए खरीद लेते हो कि भाई हाँ एक पेयर ऑफ मैग्नेट ले लिया और उससे हमने क्या कोई साइंस की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो जनरली आप आर्टिफिशियल मैग्नेट लेकर आते हो। और फिर एक और टाइप है मैग्नेट का जिसको बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पूरी चर्चा चलेगी, अभी पूरे लेक्चर में चलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं हम याद करो, 10th क्लास में आपको बताया गया था। एक आपने आयरन कोर ली, उसके ऊपर क्या कॉपर की वायर्स को लपेट दिया, और फिर आपने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वो सोलेनोइड इलेक्ट्रोमैग्नेट, कुछ माइंड में आ रहा होगा। तो वहां पर आपने ये ऑब्जर्व किया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके ऊपर आपने जब अलग अलग ऑब्जर्वेशंस की, अभी मैं ऑब्जर्वेशंस की बात करूं, जैसे कि ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो आपने ये देखा कि भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम की चीज बनकर आई, कि एक ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से बन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो पूरे डिटेल में आपके पास आएगा भी चैप्टर में। ये जस्ट अभी आप ये देखो कि मैग्नेट क्या है और मैग्नेट के टाइप्स क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट मेड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। आर्टिफिशियल मैग्नेट, व्हेन सम इंप्योरिटीज आर एडेड इनटू नेचुरल मैग्नेट, देन वी विल से द मैग्नेट इज आर्टिफिशियल। टाइप्स के आपके पास हॉर्सशू, बार मैग्नेट और कंपस निडल बोल सकते हो आप, मैग्नेटिक कंपस बोलते हैं। और नेचुरल मैग्नेट जो एज इट इज आपको अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं, लेस इंपॉर्टेंट है, लिख लोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। हम अब मेन टॉपिक पर आ रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा खैर, लेकिन अभी मेन टॉपिक पर आ रहे हैं हम। जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि प्रूव दैट अ करंट carrying conductor creates a magnetic field around it। हम इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, अब करंट को आपने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, आपको थोड़ा सा मैं और ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअल में ये आइडिया आया कहां से। अच्छे से आपको एक चीज मैं बताता हूं। देखो, ऐसा देखा गया कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ए और बी, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है बी से ए की तरफ। अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैंने किसी चार्ज को रखा, क्यू चार्ज को, और चार्ज को रखा रेस्ट पर, तो ऐसा फील हुआ कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने इस चार्ज जो कि रेस्ट पर है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया।
समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने इस चार्ज एट रेस्ट पर कोई फोर्स नहीं लगाया। अच्छा, लेकिन जैसे ही इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जो चार्ज था वो मूव करने लगा, जैसे ही इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जो चार्ज था वो मूव करने लगा, तो इट स्टार्ट डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ। तो ये अपने पाथ से डेविएट होने लग गया। ठीक है, अभी कहीं भी डेविएट हो सकता है, डायरेक्शंस की मैं बाद में बात करूंगा, अभी आपको डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि भाई ये कौन सा फोर्स था, ये कौन सा फील्ड था जिसने चार्ज एट रेस्ट पर तो कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन चार्ज अगर मूव कर रहा है तब फोर्स लगा दिया, चार्ज को डेविएट करा दिया। अच्छा, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम सोचते हैं टेक्निकली, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक स्टेशनरी चार्ज भी क्रिएट करता है, और चार्ज एट रेस्ट में तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। आपने पढ़ा था कि अगर क्यू चार्ज है कोई, उसके पास अगर क्यू चार्ज रेस्ट पर है, राइट, तो क्या ये इस पर फोर्स लगाएगा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स आप पढ़कर आए हो भी, और आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगता ही तब है जब चार्ज एट रेस्ट पर हो। तो ये कौन सा नया नवेला फोर्स है जो एक घूमते हुए, जो एक चलते हुए चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है? तो बाद में देखा गया, ठीक है, बाद में देखा गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर ने फोर्स लगाया चार्ज पर, एक्सर्ट्स फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, राइट, बिकॉज इट क्रिएटेड a magnetic field। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता। अच्छा, ये तो था पहला एक ऑब्जर्वेशन कि यार मतलब अपने को ये देखने को मिला करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो वो पाथ से डेविएट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इससे पता लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस चार्ज, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास। ये भी कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लगता कब था? जब चार्ज रेस्ट पर था, है ना। तो अब इसका हमने पोस्टमार्टम करना है, इसको हमने डिटेल में जानना है कि एक्चुअल में ये क्यों हुआ, इसके साथ ये हादसा क्यों हुआ। क्लियर? तो यही बात अपने को समझनी है। तो ये बात सबसे पहले अपने को किसने समझाई? ओस्टेड ने। उसका एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, और वहीं से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये बात प्रूव हुई। क्लियर? डिटेल में पढ़ाऊंगा बिल्कुल आपको, चैप्टर एक एक चीज अच्छे से बताऊंगा। देखो ये चीज आपको क्लियर होगी कि भाई ऐसा कौन सा फोर्स जो चार्ज एट रेस्ट पर तो लग नहीं रहा, लेकिन मूविंग चार्ज पर लगना स्टार्ट हो गया। तो देखा गया कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो चार्ज एट रेस्ट पर लगता है, वो तो मैंने पढ़ा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। तो ये वाला जो फोर्स हुआ है डेफिनेटली कौन सा होगा? ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, और जो आसपास फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखते हैं कैसे होगा। तो बच्चों अब हम इस बात को जानेंगे कि सबसे पहले ये बात किसने प्रूव करी कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता ही बनाता है। चलो प्रैक्टिकली हम सोचते हैं इस बात बारे में। अगर आप ये मानो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वाला ब्लैक जो मार्कर है मेरे पास, अगर इसके पास मैं एक मैग्नेट लेकर आऊं, और अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट को मैं इसके पास लेकर आ रहा हूं, और सडनली इसके पास लाते ही मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, तो मैं यही बोलूंगा ना कि भाई अगर आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है तभी ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, और ऐसा भी देखा गया जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते ही ये जो डिफ्लेक्शन है ये ऐसे हो गई, यानी कि मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रही है। तो डेफिनेटली ये कोई एक आयरन सब्सटेंस नहीं है, ये कोई ना कोई मैग्नेट है। क्योंकि आपने ये नोटिस किया होगा, मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी मेरे को लगता नहीं कि मुझे बताने की जरूरत है कि जो सिमिलर पोल्स है वो रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने प्योर मैग्नेट्स को अपने अगले चैप्टर में पढ़ाना ही पढ़ाना है, जहां पर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, मैग्नेट सब कुछ बताऊंगा। तो कुछ बेसिक नॉलेज आपको पहले से ही होनी चाहिए कि मैग्नेट के अंदर दो पोल्स है, मैग्नेट के हम पोल्स को कभी भी परमानेंटली डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि चार्ज सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है ना, प्लस क्यू अलग और माइनस क्यू अलग, ऐसे मैग्नेट में नहीं होता।
क्लियर? तो बहुत सारी गहरी बातें हैं, मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा जब प्योर मैग्नेट्स की बात करेंगे। अभी हमने क्या जानना है, देखो करंट कैरिंग वायर के पास जब एक मैग्नेटिक कंपास को लाया गया तो उसने डिफ्लेक्शन दिखाई, जिससे यह प्रूव हुआ कि भाई आसपास डेफिनेटली एक मैग्नेटिक फील्ड है। देखो कुछ ऐसा हुआ, ये करंट कैरिंग आपके पास एक कंडक्टर है, मान लो ए बी, करंट मान लो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। जैसे ही इस मैग्नेटिक कंपास को, अब मैग्नेटिक कंपास क्या है, मैग्नेटिक कंपास के अंदर एक ऑलरेडी एक मैग्नेटिक नीडल है। अब मैग्नेटिक नीडल को ये यूज कब होती थी, देखो जब पुराने टाइम में आपके पास जीपीएस और गूगल नेविगेशन नहीं था, तो जो समुद्री यात्रा पे लोग निकलते थे, अब आसपास बिल्कुल घना समुंदर, दूर दूर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब उनको अगर सपोज करो साउथ में जाना है या साउथ ईस्ट में जाना है, तो वो क्या करते थे, वो मैग्नेटिक कंपास से चेक करते थे। अब आपको इसके लिए ना ये भी जानना पड़ेगा, सुनो, आपने ये कहानी भी सुनी होगी कि जब भी एक बार मैग्नेट को एक धागे की मदद से हम लटकाते हैं तो हमेशा बार मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में अलाइन करता है। जैसे कि उस बार मैग्नेट का एक पॉइंट इंडिकेट कर रहा होगा अर्थ के नॉर्थ की तरफ और एक इंडिकेट कर रहा होगा अर्थ के साउथ की तरफ। इससे अपने को यह पता लगता है कि भाई अर्थ भी एक मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास बना रही है, जिसकी वजह से ये जो बार मैग्नेट है ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में अपने आप को इंक्लाइन कर रहा है। अदरवाइज ये साउथ ईस्ट में भी हो सकता था, अदरवाइज ये वेस्ट ईस्ट में भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकता था, हमेशा एक ही डायरेक्शन क्यों? अब अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अगर आपको ये बात जाननी है तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, बट अभी अगर आपको जानना है, देखो मैंने क्या किया, एक बार मैग्नेट को लिया तो बार मैग्नेट ने हमेशा नॉर्थ यहां पर दिखाया, साउथ यहां पर दिखाया। डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। तो इससे यह पता लगा कि भाई अर्थ का साउथ पोल यहां पर होगा और अर्थ का नॉर्थ पोल यहां, चलो इसको ऐसे समझ लो, ये है सपोज करो नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेट का साउथ पोल, तो हम बोलेंगे अर्थ का नॉर्थ पोल यहां पर होगा, अर्थ का साउथ पोल यहां पर है, तभी तो साउथ नॉर्थ से अट्रैक्ट हुआ और नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट हुआ। अब क्वेश्चन अराइजेस कि अर्थ मैग्नेट है, ये बात हम कैसे मान ले? सबसे पहला प्रूफ तो यही है कि एक बार मैग्नेट always it tends to align itself along north south। अगर एक अर्थ मैग्नेट है तभी तो ऐसा हो रहा है, अदरवाइज आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, मे भी शायद आपने सॉलिड चैप्टर में पढ़ लिया होगा केमिस्ट्री में, किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को या आयरन को या कोबाल्ट को अर्थ में बरी कर दो और उसको कुछ टाइम बाद जब निकालोगे तो आपको ये नजर आएगा कि वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखा रहा है, वो आसपास आयरन नीडल्स को कुछ टेम्परेरी तौर पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। जनरली मैग्नेटिज्म शो हो सकता है, देखो आपने कभी नोटिस किया होगा मैग्नेट के साथ एक नीडल चिपकाओ और उस नीडल के साथ एक और नीडल चिपकाओ, आपको नजर आएगा कि जो तीसरी नीडल है वो मैग्नेट के साथ डायरेक्ट टच में नहीं है, लेकिन उस नीडल ने उस नीडल को अपने साथ चिपका लिया। यही मैं आपको बहुत बात बोल रहा हूं कि अर्थ के अंदर अगर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम बरी करेंगे तो वो भी टेम्परेरी एक मैग्नेट की तरह बाहर निकल जाता है और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो ये तो हो गया एविडेंस कि अर्थ एक मैग्नेट है। अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट क्यों है, रीजन क्या है? तो देखो आप ये जानते हो कि अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारा मोल्टन फॉर्म में आयरन, कोबाल्ट, निकल या बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में, मोल्टन फॉर्म में आप बोलो कि अर्थ के बिल्कुल गहराई में जाकर बहुत सारा आपको ये पिघले हुए आयरन, कोबाल्ट, इस तरह के मटेरियल या बहुत सारे आयंस मिल जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर कॉन्टिन्यूसली घूम रही है, बहुत तेजी से घूम रही है ना। ये हमने पढ़ा था ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, हमने अच्छे से जाना था तब ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूम रही है। तो क्या अर्थ घूमेगी, क्या ये आयंस भी घूमेंगे साथ साथ? सपोज करो एक फुटबॉल के अंदर आपने एक मार्बल को डाल दिया, फुटबॉल को घुमाना स्टार्ट करो, क्या मार्बल अंदर घूमेगा ऐसे? और अगर मार्बल घूम रहा है और मार्बल अगर एक चार्ज पार्टिकल है, क्या चार्ज पार्टिकल का घूमना कन्वेंशनल करंट को बनाएगा? अगर वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा? और अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये बात हमने ओरस्टेड से जान ली। तो इस तरह से मैं क्या बोल रहा हूं, देखो कहानी कितनी लंबी हो गई ये वाली, बट मैं बताए बिना रह नहीं सकता था क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है। जनरली टीचर इसको स्किप कर देंगे और आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे कि अर्थ मैग्नेट क्यों है। वही बता रहा हूं, अर्थ के क्रस्ट में मोल्टन फॉर्म में बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है, अर्थ घूमेगी। फुटबॉल के अंदर अगर बहुत सारे मार्बल्स को घुमाओगे तो मार्बल्स घूमेंगे ऐसे, तो करंट बनेगा ऐसे, अगर वो नेगेटिव चार्ज मार्बल्स है, राइट। तो कन्वेंशनल करंट बना, अर्थ घूम रही है तो कन्वेंशनल करंट बना रही है अपने अंदर, जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। आप ऐसे समझो इसको। आई होप कि आपको ऐसे कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब सुनो, जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैंने यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास को रखा, मैग्नेटिक कंपास ने डिफ्लेक्शन दे दी भाई।
मैग्नेटिक कंपास मान लो जैसे ही मैंने यहां पर इस सिनेरियो में यहां रखी तो मैग्नेटिक कंपास ऐसे घूम गई, इस तरह से घूम गई, ऐसे इस तरह से एक इसने एंटी क्लॉकवाइज की रोटेशन ले ली। तो यानी कि डिफ्लेक्शन जो इस कंपास के अंदर हुई, डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इंडिकेट्स देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप देख नहीं सकते, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग वायर, राइट। इस डिफ्लेक्शन ने यह प्रूफ कर दिया कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर। अच्छा, और ऐसा भी देखा गया, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ये लिखने वाली चीज नहीं है, फिर भी मतलब अगर आप चाहो तो शॉर्ट में लिख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट is reversed, direction of deflection of needle also get reversed। ठीक है, ऐसा भी देखा गया, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो नीडल जो पहले ऐसे घूम रही थी वो ईस्ट साइड शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो ये बात थी जिसने प्रूफ किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेटिक फील्ड आसपास कैरी करता है। फिर माइंड में कई तरह के क्वेश्चन आए कि अगर यार करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है तो वो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, शेप कैसी है, नॉर्थ साउथ क्या कैसे ढूंढोगे उसका। ठीक है, नीडल की जो डिफ्लेक्ट होने की डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड आउट करोगे। अब लोगों का तो क्या, कोई डिस्कवरी हो जाए तो उसके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई बता आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो सारी बातें धीरे धीरे पता लगी। तो पहले इसको लिखो जरा, फिर हम आगे चलते हैं इससे। मैं उस क्वेश्चन पर दोबारा आता हूं कि भाई नीडल तो डिफ्लेक्ट हो गई, नीडल ने तो बता दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। फिर क्वेश्चन अराइजेस कि मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन कैसे पता करोगे कि वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ईस्ट की तरफ होगी, साउथ की तरफ होगी, नॉर्थ की तरफ होगी, कहाँ पर होगी। तो उसके लिए देखो अपने पास एक रूल है, इसमें मैं आपको एक नहीं 2 रूल दूंगा इनफैक्ट। तो पहला रूल क्या है, पहला जो रूल है अपने पास वो है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल तैराएंगे अब आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन एक हेडिंग डाल सकते हो आप, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे निकालेंगे। चलो अब यहां पर आपको एक इमेजिनेशन करनी है। ठीक है, इमेजिनेशन क्या है, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, या मैं बोल देता हूं करंट की जो डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस तरफ। ठीक है, इमेजिन करो, आपके सामने 3D में पिक्चर इमेजिन होनी चाहिए कि आपके बिल्कुल आमने सामने इस तरह से, मतलब ऐसे इस दीवार के हिस्से से इस दीवार के हिस्से में एक वायर आ चुकी है, उस वायर में इस दीवार से इस दीवार तक क्या अब आपको करंट फ्लो करता हुआ नजर आ रहा है। इमेजिन कर लिया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब आप अपने आप को इमेजिन करो कि करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो आप भी देखो, इमेजिन अ पर्सन स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आप भी करंट की डायरेक्शन में ऐसे स्विम कर रहे हो। क्लियर, करंट की डायरेक्शन में आप भी ऐसे स्विम कर रहे हो। अगर करंट सामने जा रहा है तो आपका देखो राइट हैंड यहां पर है ऐसे और लेफ्ट हैंड यहां पर है ऐसे, इस तरह से स्विम कर रहे हो। अब सुनो, इफ आई प्लेस अ मैग्नेटिक नीडल फेसिंग यू, अगर मैग्नेटिक नीडल भी इसके बिल्कुल यहां पर रख दूं, ऊपर रख दूं इस कंडक्टर के ऊपर, तो इसकी डिफ्लेक्शन हमेशा कहां पर होगी, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ स्विमर। यानी कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप भी यहां पर स्विम कर रहे हो, राइट, और अगर मैंने यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल रखी तो इसकी डिफ्लेक्शन यहां होगी या यहां होगी, तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। आपका लेफ्ट हैंड कहां पर है, इधर। तो यानी कि डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे। यहां पर इमेजिन करो, दिस इज द लेफ्ट हैंड, दिस इज राइट हैंड। सपोज अगर स्विमर करंट की डायरेक्शन में तैर रहा है तो जो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन आएगी वो कहां पर आएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड ऑफ स्विमर, यानी कि इधर की तरफ। तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्लियर, थोड़ा सा डायग्राम के लिए माफी चाहूंगा। ये इस तरह से, ये नॉर्थ या साउथ, मतलब घूम के ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये घूमकर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इमेजिन अ पर्सन स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फेसिंग नीडल,
देन नॉर्थ ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म ऑफ स्विमर। क्लियर? तो आपने देखा। अच्छा, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, देखो कहां पर डिफ्लेक्ट हुआ, इस तरह से, है ना। अगर मैं यहां पर डायरेक्शन देने की कोशिश करूं तो नॉर्थ के इधर क्या होता है, वेस्ट, और ये क्या होता है, ईस्ट, राइट। तो मैं बोलूंगा टुवर्ड वेस्ट डिफ्लेक्ट हो गया, और टुवर्ड वेस्ट क्या, देखो इस तरफ ही तो उसकी आर्म है, लेफ्ट आर्म, है ना। अगर मान लो स्विमर के ऊपर रख दूं नीडल को, तो आप देख पा रहे हो स्विमर का लेफ्ट आर्म ये रहा, तो नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड वेस्ट। क्लियर? तो दिस इज एम्पियर स्विमिंग रूल। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। विजुअलाइज करने की कोशिश ऐसे करो, मान लो नीचे वायर है, ऐसे वायर में करंट ऐसे जा रहा है, ये रहा स्विमर, ठीक है, इसके पैरेलल बना दो। अब स्विमर जब तैर रहा है, अब इसका जो लेफ्ट आर्म है वो क्या होगा, इस तरफ, नीडल को जैसे रखा, नीडल भी ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी लेफ्ट आर्म की तरफ, यानी कि टुवर्ड वेस्ट। इसको नोट डाउन करो। ये तो था पहला रूल कि आप कैसे डायरेक्शन को निकाल सकते हो। दूसरा रूल कंपैरेटिवली आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ये भी समझ आ गया होगा, खैर ये भी क्या मुश्किल थोड़ी था। तो दूसरा रूल है, ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए, इसको बोलते हैं हम स्नो रूल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्नो रूल। स्नो रूल के अकॉर्डिंग अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर बच्चों बनाऊं मैं ऐसे, जिसमें करंट की डायरेक्शन अगर किसी मैग्नेटिक नीडल के साउथ से नॉर्थ की तरफ हो, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, मैग्नेटिक नीडल के साउथ से होते हुए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। देखो मैग्नेटिक नीडल का साउथ ये रहा, नॉर्थ ऊपर, तो साउथ टू नॉर्थ डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड वेस्ट, ठीक है। तो मैं इसको ना थोड़ा ऐसे समझा रहा हूं आपको। इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज कैरिंग करंट, या ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, बात तो एक ही होगी। इफ करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन सच अ वे दैट इट्स डायरेक्शन, इसको प्लीज नोट डाउन करते रहो साथ साथ। इफ करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन सच अ वे दैट इट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम साउथ, या ऐसा बोल दो, इट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स, या इट इज फ्लोइंग इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन, जैसा आप चाहो, मैं भी लिख देता हूं इसको, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो एस, साउथ टू नॉर्थ, करंट की डायरेक्शन अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ है तो जो डिफ्लेक्शन होगी इट विल बी टूवर्ड्स वेस्ट, यानी कि देखते ही बता सकता हूं कि भाई साउथ से नॉर्थ की तरफ है, लो जी ऐसे घूम जाएगा ये। और पिछले, आप स्विमिंग रूल से कंपेयर करके देखना, बात वही है घूम फिर के। क्लियर? तो नॉर्थ वाली जो नीडल है वो ऐसे घूम जाएगी, कहां पर आ जाएगी, देखो ये वेस्ट, ये ईस्ट, राइट, टूवर्ड्स वेस्ट। साउथ टू नॉर्थ जब भी करंट की डायरेक्शन होगी टूवर्ड वेस्ट। अच्छा, अगर यही डायरेक्शन को मैं नॉर्थ से साउथ कर दूं तो यही नीडल कैसे घूम जाएगी, टूवर्ड ईस्ट घूम जाएगी, इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है? तो इसको अगर आप लिखना चाहो स्नो रूल को, तो मैं एक लाइन लिखवाई देता हूं यहां पर, इसको अपनी लैंग्वेज में वैसे मतलब इस तरह से डायग्राम को बना लेना ताकि आपको याद रहे। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट in a conductor is from south to north of needle, मैग्नेटिक नीडल लिख लो बेशक, आप परफेक्शन के लिए आप मैग्नेटिक नीडल साउथ पोल नॉर्थ पोल लिख सकते हो। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ऑफ नीडल, देन नीडल प्लेस्ड ओवर इट will deflect towards west, ठीक है। स्नो रूल यहीं से बना, साउथ टू नॉर्थ, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज साउथ टू नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये भी बिल्कुल सटीक तरीका है ये मेजर करने का कि नीडल कहां पर डिफ्लेक्ट होगी। इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब अपने को ये पता लग चुका है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। आधा लेक्चर इसी पर हमने क्या गवा दिया, लेकिन ये थ्योरी और ये कंटेंट आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। डिटेल में हमने इसको किया, नोट्स भी अच्छे से बनने चाहिए। अब आगे चलते हैं, अब इंपॉर्टेंट काम पर आते हैं। तो बच्चों, अब एम्पियर स्विमिंग रूल या स्नो रूल दोनों में से कोई भी आप अप्लाई करो और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है ए से बी, ठीक है।
बाय यूजिंग एम्पियर स्विमिंग रूल फाइंड डायरेक्शन एट पॉइंट P एंड फाइंड डायरेक्शन एट पॉइंट Q। तो देखो, अगर मुझे यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। अब इमेजिन करो कि आपने क्या किया, यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल रखी, नीडल को रख देता हूं मैं ऐसे, इस तरह से, नीडल को थोड़ा सा यार चलो ऐसे बना लेते हैं हम सीधा सीधा, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। अगर आप इस करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, सपोज यू आर हेयर एंड स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब एक चीज इमेजिन करो कि अगर आप इस नीडल की तरफ देखोगे, योर फेस इज टुवर्ड्स नीडल, आप कैसे हो जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे। देखो इमेजिन करो कि आपकी जो ये फेस है, ये फेस टर्न होकर इसकी तरफ आ जाएगा, ऐसे आप इस नीडल को देखोगे। इफ योर फेस इज फेसिंग टुवर्ड्स नीडल, तो आपका ये वाला हाथ चला जाएगा अंदर, ये वाला हाथ चला जाएगा बाहर, ये वाला हाथ जो है, ये वाला मतलब जो राइट हैंड है वो चला जाएगा माइनस जेड एक्सिस में, और जो ये लेफ्ट हैंड ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस में। यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कैसे करेगी, टुवर्ड वेस्ट, यानी कि इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, या समझ लो आप, क्लियर। तो ये थोड़ा सा 3D में विजुलाइज करने वाली चीज है। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि जैसे सपोज आपको मैं बताऊं, अगर ये करंट की डायरेक्शन है और मैं देखो मैं अभी ऐसे तैर रहा हूं, लेकिन अगर मैंने नीडल को यहां रख दिया तो मेरा फेस ऐसे हो जाएगा। अगर मेरा फेस ऐसे है, देखो अगर मैं ऐसे घूम जाता हूं इस तरह से, तो देखो मेरा लेफ्ट हैंड क्या निकल रहा है, आउट ऑफ द पेपर निकल रहा है इस तरह से, क्लियर। तो दिस इज माई लेफ्ट हैंड, तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जो सामने कंपास पड़ी है वो ऐसे पड़ी है, ठीक है, मेरा फेस कंपास की तरफ आया, कंपास में नॉर्थ ऐसे था, राइट, मेरा लेफ्ट हैंड ऐसे घूमा तो नॉर्थ ऐसे घूम गया। यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी, आउट ऑफ द पेपर होगी। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर निकालूं, तो अब सेम नीडल को मैंने यहां पर प्लेस करा, अब मेरा फेस इधर घूम जाएगा। जब मेरा फेस देखो अब ऐसे घूमा तो मेरा लेफ्ट हैंड कहां चला गया, अब अंदर चला गया। देखो मेरा फेस पहले ऐसे था, जैसे ही मेरा फेस ऐसे घूमा, जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो चला गया नेगेटिव जेड एक्सिस में, राइट हैंड कहां चला गया, पॉजिटिव जेड एक्सिस में। तो जैसे ही मैंने इस मैग्नेटिक नीडल से नजरें मिलाई, मेरा फेस अगर इस मैग्नेटिक नीडल को देख रहा है, तो देखो इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स माई लेफ्ट हैंड, यानी कि अंदर की तरफ। तो यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, इनवर्ड होगा। 3D में विजुलाइज करें इसको, चलो देखो दोबारा से देखो इसको। सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट फ्लो कर रहा है P से Q, यहां पर आपने डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये इस तरह से नीडल पड़ी है, इस तरह से, ठीक है, ये आपकी पड़ी है इस तरह से, ऐसे ऐसे नहीं है, ये ऐसे समझो इसको, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, आपका फेस हुआ नीडल की तरफ। अगर आपका फेस नीडल की तरफ है तो आपका देखो फेस नीडल की तरफ, अगर मेरा फेस ऐसे नीडल की तरफ हो जाए तैरते तैरते, क्लियर। अब क्या मेरा फेस अगर नीडल की तरफ है तो मेरा लेफ्ट हैंड अंदर की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, ये इस तरह से टुवर्ड वेस्ट हो गया तब भी, क्लियर। तो इस तरह से आप इमेजिन करो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये यहां पर मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, मैं ऐसे तैरा था, लेकिन अगर आप इस रीजन में निकालोगे, इस रीजन में निकालने के लिए मेरा फेस ऐसे गया, तो ये हाथ अंदर की तरफ गया, जो ऐसे था यहाँ पर नॉर्थ पोल, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा हाथ भी क्या अंदर की तरफ है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर होगा आउटवर्ड, यहाँ होगा इनवर्ड, ठीक है। जो डेफिनेशन में लिखा है आपने वहाँ पर वो चीज़ समझना बिल्कुल ईजी था, क्योंकि वो मैंने ऊपर की तरफ प्लेस करके आपको बता दिया, यहाँ पर ऐसे समझ सकते थे इसको हम, क्लियर। तो वरना अगर आपको नहीं मेरी बात पे यकीन आ रहा तो देखो आपको एक और चीज से मैं बता सकता हूं। ये चीज, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसको मैं अपने राइट हैंड में होल्ड करूं सच दैट थंब इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर की तरफ आता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर, राइट हैंड थंब रूल याद करो एक बार कि होल्ड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, such that your thumb indicates the direction of current, then direction of curling finger will give you the direction of magnetic field। तो देखो यहां से आउटवर्ड और यहां से इनवर्ड, देखो यहां से बाहर निकल रही है फिंगर्स और यहां अंदर जा रही है इस तरफ। तो मैंने अभी अभी आपको यही तो बताया, यहां पर जो डिफ्लेक्शन थी
दैट इज टूवर्ड्स माई लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड क्या था आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना, तो ऐसे घुमा तो यहाँ पर आउटवर्ड आ रही थी, यहाँ पर इनवर्ड आ रही थी, ठीक है। देर आर सो मैनी रूल्स, देर आर सो मैनी वेज हाउ यू कैन कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इतना ये, बट आपको रूल आना चाहिए, है ना, बुक में कहीं ना कहीं मेंशन होगा, तो ऐसा ना हो ना कि आपने पढ़ तो लिया एम्पियर स्विमिंग रूल और उसको आपने इग्नोर कर दिया। स्नो रूल से तो आपको पता ही लग गया होगा, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि क्यों ना एक आपको क्वेश्चन से समझाया जाए, इसको थोड़ा 3D में विजुलाइज करने वाली चीज़ थी ये, क्लियर। तो अब हम इस चैप्टर में और क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितने अमाउंट का बनता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और अगर मैं कोई चार्ज आसपास रख रहा हूं तो उस पर जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव या किसी भी तरह का जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर कैसा है। करंट को अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को घुमा के अगर सर्कुलर लूप बना दूं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, अगर उस लूप के एक्सियल पॉइंट पर निकालना चाहूं तो क्या चेंज आएगा। तो कई सारे फिनोमिनाज आएंगे इस चैप्टर में। आज का काम क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन, कि भाई हाँ करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं अब इससे। नोइंग कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यूज बहुत जगह करूंगा। टॉपिक का नाम है बायो-सेवर्ट लॉ, इसको प्लीज एक हेडिंग दो सुंदर सी, बायो-सेवर्ट लॉ। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में और जाना पड़ेगा। अब देखो, हमने ये पढ़ा अभी कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली अगर उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। अगर हम ऐसा करें कि भाई इस वायर को पूरा ना लेकर इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले ले डीएल, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल, और इस डीएल में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, इसमें वही करंट फ्लो कर रहा होगा जो पूरी वायर में है। हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लो इस वायर में इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट्स है, इस पूरी वायर में इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट्स है, और उसमें से कोई एक एलिमेंट मैंने पिक कर लिया डीएल, राइट। अब एक चीज समझ, इस करंट और डीएल के प्रोडक्ट को मैं एक नाम दे रहा हूं यहां पर, जिसको बोलते हैं हम क्या, करंट एलिमेंट। अब इसका मैं सिग्निफिकेंस समझाता हूं आपको, ठीक है। करंट एलिमेंट का मतलब क्या है कि जो करंट फ्लो कर रहा है मान लो 10 एम्पियर, और जो आपने छोटा सा एलिमेंट ले लिया 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर का पूरी इन्फिनिट वायर में, ठीक है। तो करंट एलिमेंट एक्चुअल में क्या है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ स्मॉल लीनियर पोर्शन जो आपने कंसिडर किया है। और करंट एलिमेंट को हम बोलेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी। अरे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो गई। करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि करंट एलिमेंट को अगर मैं चेंज करूंगा उससे मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहां पर वो रिजल्ट इफेक्ट होगा। एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं था जब आपने पढ़ा था, लेकिन एरिया की ओरिएंटेशन, पोजीशन, एंगल चेंज करने से आपके फ्लक्स पर इफेक्ट पड़ रहा था, तो आपने एरिया को वेक्टर कंसीडर किया। यहां पर करंट को तो मैं बोलूंगा नहीं वेक्टर, तो इसलिए हमने एक नई टर्म बना दी यहां पर करंट एलिमेंट। एक्चुअल में करंट एलिमेंट जो होगा वो ऐसे लिखा जाएगा आई इंटू में डीएल वेक्टर, राइट। तो ये डीएल वेक्टर जो मैं यूज कर रहा हूं वो क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आपको जब मान लो इससे यहां पर r डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पर, अब इस P पॉइंट पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड मैं निकालूंगा वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली डिपेंड करेगा आइडियल पर। तो इसलिए मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि आइडियल की जो डायरेक्शन, आइडियल के साथ जो एंगल बनेगा इस पोजीशन वेक्टर का, या इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल लो आप, ठीक है, तो वो एंगल पर्टिकुलरली इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा या इफेक्ट करेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक करंट एलिमेंट को मान रहा हूं कि भाई करंट एलिमेंट क्या है, आइडियल वेक्टर है, या इसका अगर डेफिनेशन बोलूं तो ये क्या है, एक प्रोडक्ट है करंट और लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। क्लियर। अच्छा, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर एक चार्ज वायर है,
चार्ज वायर की लेंथ L, लेकिन इसकी जब आप DL लेंथ लेते हो और उस DL लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो क्या आता है, DE वेक्टर, है ना। DL लेंथ लोगे तो क्या आएगा, DE वेक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक करंट कैरिंग वायर ले रहा हूं और करंट कैरिंग वायर की में एक DL एलिमेंट ले लिया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा। अब आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे बोलना चाहिए जो एक्यूरेट वर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप डिनोट करते आ रहे थे E वेक्टर से, राइट, और मैग्नीट्यूड में क्या लिखते थे, E। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड जनरली हम बोल देते हैं, उसको मैं डिनोट करूंगा B वेक्टर और स्केलर फॉर्म में B से, ठीक है। तो सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, B, ठीक है। अब से मैं ये यूज करूंगा कि भाई सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B है, कैपिटल B। आप सुन ध्यान से, तो अगर मैं स्मॉल एलिमेंट लूंगा तो स्मॉल एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, dB ले लेते हैं इसको, ना। स्मॉल एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो dB होगा। अब क्वेश्चन अराइजेस कि भाई करंट एलिमेंट तो आपने ले लिया, कंसीडर कर लिया, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इट्स डायरेक्शन विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसका चेंज होना आपके रिजल्ट पर इफेक्ट डालेगा। अब देख जरा, अगर करंट स्ट्रेट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहां पर DL वेक्टर बनाओ, तो DL वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, टुवर्ड्स J कैप, यानी कि वाई एक्सिस। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट एलिमेंट की आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, टुवर्ड्स I कैप, ठीक है। अगर करंट सर्कुलर लूप में फ्लो कर रहा है तो आप कैसे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन लोगे, अगर करंट ऐसे घूम रहे हैं, मान लो करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये टेंजेंट जो होगा, द डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट, जो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, यही क्या होगी, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। यहां पर निकालोगे तो यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहां पर निकालोगे तो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां पर ड्रॉ कर दो टेंजेंट, राइट। तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस सर्कल के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वही क्या होगी, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अब ये करंट एलिमेंट पढ़ाना आपके लिए बहुत जरूरी था ताकि आपको कोई किसी तरह का डाउट ना रहे। अब देखो कि करंट एलिमेंट को वेक्टर क्यों लिया गया, ठीक है, वो आपको अब समझ आ जाएगा। देखो ये तो क्लियर है कि इस करंट कैरिंग वायर या स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट नहीं बोल रहा हूं मैं, इसको अभी छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं हम, छोटा सा एलिमेंट स्ट्रेट है। इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनेगा, ठीक है, अगर मैं बताऊं तो वो इनवर्ड आ रहा है, डायरेक्शन की बात में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो क्या होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या लिख रहा हूं, DB वेक्टर। जो वो DB वेक्टर है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, इट विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन करंट एलिमेंट, या भी हम स्केलर फॉर्म में चलाते हैं इसको, जो DB है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर, करंट एलिमेंट पर। वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा साइन ऑफ थीटा पर, यानी कि ये पॉइंट, इस करंट एलिमेंट, ये जो है, ये जो थीटा एंगल बन रहा है। अब एक्चुअल में ना देखो, ये थीटा एंगल बन किसके बीच में रहा है, यहां पर, यहां से लेकर यहां तक जो आपने पॉइंट तक का ये डिस्टेंस लिया, इस R को मैं बोल रहा हूं यहां पर पोजीशन वेक्टर, इसको आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हो। तो ये एंगल है जो कि करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में बन रहा है, तो लिख देता हूं थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट। तो साइन थीटा पर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है इस पोजीशन वेक्टर के स्क्वायर पर। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये तो बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जितने भी फोर्सेस फील्ड की वजह से लगते हैं, या जहां पर भी फील्ड बनेगा वहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ अपने आप टपक जाएगा, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, और चाहे अब ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स की बात करूंगा। तो इन फैक्टर्स को कंबाइन करूं अगर, तो जो DB है, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहे हैं, आइडियल साइन थीटा ओवर R स्क्वायर, राइट।
तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो ये बन रहा है आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, पूरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ये सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के लिए वैलिड है। पूरी वायर का निकालने के लिए इसको मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, जो मैं अब तक करता आया था। ठीक है, इसका हमारे पास टूल है, हम इसको क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर देना जितनी भी लेंथ है, अगर सर्कुलर वायर तो उसके अकॉर्डिंग वो करेंगे, वो हम आगे चैप्टर में करेंगे। फिलहाल मेन रिजल्ट देखो क्या है। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं तो ये बन जाएगा जो स्मॉल मैग्नेटिक, अभी स्केलर फॉर्म चल रही है इसकी, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और यहां पर एक कॉन्स्टेंट लग जाएगा के। इस के की वैल्यू क्या होती है, इस के की वैल्यू होती है, देखो अब एक नई टर्म आ रही है, सुनो जरा ध्यान से, के की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई, यानी कि अगर इस फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाऊंगा। अब ये म्यू नॉट क्या है ना, जैसे कि जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, जब आपने बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था तो आपने एक चीज पढ़ी थी वहां पर कि वैल्यू अपने जैसे लिखी यहां पर म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में इसमें थोड़ा सा वर्क करते हैं हम। देखो यहां पर जो मैंने कांस्टेंट लगाया, अगर मैं कांस्टेंट लगाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखूं तो वो क्या आएगी, के तो लगा दिया ना हमने, के लगाना है हमने क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, तो ये तो हो गया इसकी कंप्लीट स्केलर फॉर्म। अब अपने को तो एक डाउट रह गया कि ये म्यू नॉट और 4 पाई ये क्या लिख दिया सर ने, अपने को तो समझ नहीं आ रहा। तो देखो म्यू नॉट का मतलब क्या है, पहले इसका मीनिंग जान लो। म्यू नॉट का मतलब क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम बोल दो, एयर भी बोल दो चलेगा, कोई ये डिटरमाइन करता है कि स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस करंट एलिमेंट। जैसे कि अगर मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसी और मीडियम में होता तो मैग्नेटिक, वहां पर मैं म्यू नॉट यूज ना करके मैं वहां क्या लिखता हूं, म्यू नॉट की जगह म्यू एम अपॉन में 4 पाई, बिल्कुल परमिटिविटी की तरह है। चार्जेस को जब वैक्यूम में रखा तो फोर्स मैक्सिमम मिला, चार्जेस को एयर में डाल, एयर के अलावा कहीं और रखा, वैक्यूम के अलावा कहीं और किसी मीडियम में रखा तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर परमेबिलिटी यही डिटरमाइन करते हैं कि किस मीडियम में किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है। पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको अगले चैप्टर में, जब मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, पूरा एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ है। अब अपना मेन मोटिव क्या है, इस के को और क्या लिख सकते हैं, देखो के का जो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। मैं बोल सकता हूं कि म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू, तो इस म्यू नॉट बाय 4 पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 10⁻⁻⁷। अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये 10⁻⁻⁷ की यूनिट क्या होगी। तो देखो k इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से निकालू, देखो k को यहीं फिक्स कर दो, क्या k की वैल्यू dB r स्क्वायर अपॉन में आइडियल साइन थीटा आ रही है आपके पास। ठीक है, तो इन बिटवीन अभी जान लो फिलहाल कि मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला एलन मस्क की कंपनी भी है, आपने शायद सुना होगा टेस्ला मोटर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला। सीजीएस की बात करूं तो सीजीएस होती है गोस। डिटेल में जानना है तो 3 लेक्चर के बाद में आऊंगा जब इस पर, तो दोबारा हम इस पे पढ़ेंगे भी। अभी याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला, बस इतना याद रखना है आपको। अब देखो ये बन जाएगा टेस्ला, आर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर, करंट की जगह एम्पियर, डीएल की जगह मीटर, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं, तो जिससे बन जाएगा ये टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। यानी कि जो बच्चों के की वैल्यू होगी वो होगी 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। क्लियर है, तो अगर मुझे म्यू नॉट की वैल्यू लिखनी हो खाली तो वो क्या होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। क्लियर, और ये यूनिट लगा देना इसके साथ। अब जो कंप्लीट स्केलर फॉर्म में बायट-सैवर्ट बनकर आया वो ये बनकर आया, देखो dB इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा, और के तो लगाना ही भूल गया मैं, के अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो कहानी पूरी, जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये करंट एलिमेंट लिया आपने यहां पर आई और ये dl, अगर देखो ये पोजीशन वेक्टर एग्जैक्ट 90 डिग्री पर हो, देखो ये एंगल कितना बन रहा है यहां पर 90 डिग्री, तो dB की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी कब, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री।
अगर इसी पॉइंट को मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं, देखो घुमाकर ऐसे ले आऊं, साइन थीटा इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो 90 से अगर मैं 0 पर लेकर जाऊंगा तो वैल्यू स्टार्ट डिक्रीजिंग, इस पॉइंट पी को यहां लेकर आओ 45 डिग्री पर वैल्यू कम हो जाएगी, 30 डिग्री पर लेकर जाओ तो वैल्यू और कम हो जाएगी। और अगर मैं इसको बिल्कुल ऊपर शिफ्ट कर दूं, वायर के ऊपर ले जाऊं, तो इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम का मतलब कब मिलेगी आपको, 0 डिग्री पर, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि एट करंट कैरिंग वायर, अगर मैं ये बोलूं आपको, अगर आइडियल इज एंड आर both are having theta is equal to 0 degree angle between them, then there is no magnetic field। समुद्र प्यासा रह गया यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड एक वायर ने क्रिएट तो कर दिया आसपास, उसके खुद के ऊपर अगर एलिमेंट ले रहा हूं, मतलब उस खुद के ऊपर पॉइंट ले रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड के नाम पे क्या है, कुछ भी नहीं, शून्य, बहुत बड़ा। ठीक है बच्चों, स्केलर फॉर्म थी ये। अभी ड्यू टू सम फोन बैटरी प्रॉब्लम, रात के इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं तो मे बी यू कैन सी, ये देखो टाइम कितना हो रहा है, इस टाइम रात के 12 बजने वाले हैं और फोन की बैटरी यहाँ पर जवाब देने वाली है। तो इसकी वेक्टर फॉर्म को मैं अभी नहीं कंटिन्यू करा रहा हूँ, इसकी वेक्टर फॉर्म बचा के रखी हुई है मैंने अगले लेक्चर के लिए, और इसको आज नोट डाउन कर लो। स्केलर फॉर्म थी, अगले लेक्चर में भी ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, अपना टाइम देने के लिए। ये लेक्चर डेफिनेटली, अगर आप मुझे टाइम दे रहे हो, मैं लेक्चर्स को टाइम दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपके इस कोर्स को बूस्टअप करने को तैयार हूँ। अगर मुझे दोबारा से अगर लेक्चर सीरीज डालनी हुई आपके लिए, एक स्पेशल लाइक कॉम्पिटिटिव के लिए, एनसीईआरटी के लिए, 10 ईयर्स के लिए, तो वो भी डालूंगा। जो नए बच्चे हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वांटम अकेडमी ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, ऐप आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो आप लिख दोगे फिजिक्स नोट्स एंड एनबी सर। जैसे ही आप लिखोगे एनबी सर, मैं वहां पर प्रकट हो जाऊंगा। आपको इस लेक्चर का मटेरियल लिंक दे दूंगा, पिछले लेक्चर्स के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो और लेक्चर से जुड़े रहो। लेक्चर्स को पहुंचाओ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, जहां पर भी आपके दोस्त है, जहां पर भी आपके रिलेटिव्स है, सभी तक पहुंचा दो। चैनल की ग्रो होगी तो आपकी भी डेफिनेटली ग्रोथ होगी। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में। आज का चैप्टर इंट्रोडक्टरी था, चैप्टर को करते हैं यहीं पे खत्म।